टेलीकॉम और रिटेल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अब फाइनेंशियल कारोबार में एक धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डिमर्जर को शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर से मंजूरी मिल गई है। जेएफएसएल देश की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी बनने जा रही है। डिमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल की अलग से लिस्टिंग होगी और जेएफएसएल की एंट्री इस फाइनेंस सेक्टर में किस तरीके के बदलाव ला सकती है, कितने बड़े डिसरप्शंस हो सकती है, क्या नई तस्वीर बनेगी, इन सबको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जियो फाइनेंशियल क्या एक नए डिजिटल रेवोल्यूशन के तौर पे देखा जाना चाहिए और आरआईएल के निवेशकों को कितनी वैल्यू अनलॉक होते हुए दिखेगी, कितनी वैल्यू उनके लिए क्रिएट होते हुए दिखेगी, इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारी खास पेशकश कर लो बैंकिंग चुटकी में। बातचीत करने के लिए इस पे हमारे साथ जो खास मेहमान हमने जोड़े हैं उनमें से एक है केआर चोकसी होल्डिंग्स के हेड देवेन चोकसी सर और साथ ही पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड सीईओ अभय अग्रवाल। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बहुत बड़ी घटनाक्रम के तौर पे हमें देखना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में ये कंज्यूमर फाइनेंस में, रिटेल फाइनेंस में एक बड़ी बात होने वाली है। अब मंजूरी मिल गई है सारे क्रेडिटर्स की, शेयर होल्डर्स की, और अब इसकी औपचारिकता रह गई है कि जब ये डिमर्ज होगी और उसके बाद इसकी लिस्टिंग होगी। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल सेगमेंट का कामकाज है वो इस नई कंपनी में शिफ्ट किया जाएगा और जो बाकी और कंपनीज है उनका भी फाइनेंशियल कारोबार इसमें आ जाएगा। कौन कौन सी कंपनियों का कारोबार इसमें आएगा? तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड का पूरा बिजनेस इसमें आएगा, रिलायंस पेमेंट सोल्यूशंस का बिजनेस में आएगा, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड का इसमें सोल्यूशन आएगा पूरा, रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड का कामकाज इसमें आएगा और रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग का काम इसमें आएगा। ध्यान रखिएगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग है, जिसको RIIHL के नाम से जानते हैं, उसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज की 6.1% की होल्डिंग है, जो ट्रेजरी शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू करंट वैल्यू लगभग 1 लाख करोड़ है, वो सारे इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। ये कंपनी काम क्या करेगी? ये कंपनी कंज्यूमर फाइनेंस में जाएगी, रिटेल फाइनेंस में जाएगी, ब्रोकिंग में जाएगी, म्यूचुअल फंड में होगा, इंश्योरेंस कारोबार होगा, ऐसे तमाम वो सारे सेगमेंट के कामकाज होंगे जो NBFC के तौर पे या अलग से इसमें किए जाते हैं। तो ये एक बड़ा स्वरूप है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो हम सबके सामने आने वाला है। अभय जी, ये जो होने जा रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में, और रिलायंस को हम लोग हमेशा जानते हैं कि एग्जीक्यूशन के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। हमने रिटेल में देखा है, हमने जियो प्लेटफॉर्म्स के तौर पे देखा है, हमने रिफाइनरीज के तौर पे भी देखा है। कैसा लग रहा है आपको ये? जी नमस्कार नीरज जी और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मैं कहूंगा या किसी स्टॉक के नाम लूंगा तो उसे कृपया रिकमेंडेशन ना समझे, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। हमारी चर्चा इस बात पे है रिलायंस की फाइनेंशियल सर्विसेज के इम्पैक्ट की, तो उस पर ध्यान रखते हुए नीरज जी, एक तो बड़ी अच्छी बात ये हुई कि काफी रिलायंस के शेयर होल्डर्स का ध्यान था कि डीमर्जर होगा, रिटेल का और टेलीकॉम का वैल्यू अनलॉकिंग होगी, पर रिलायंस ने एक तरह से तोहफा दे दिया अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज करके। और मुझे लगता है जितना मैंने एनालिसिस किया है, ये एक बड़ा इवेंट है रिलायंस की हिस्ट्री में और रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए भी, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है एनालिस्ट अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसकी ट्रू वैल्यू। और कुछ नंबर्स को अगर हम देखें नीरज जी, जैसे आपने कहा ट्रेजरी स्टॉक की वैल्यू ही 1 लाख करोड़ है और उसके ऊपर भी नेटवर्थ है, तो मेरे हिसाब से करीब 1.25 लाख करोड़ की इसकी बुक वैल्यू है। और ये बुक वैल्यू इसको जैसे आपने कहा 5वें नंबर की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बनाती है, मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा होगा क्योंकि बजाज फाइनेंस की नेटवर्थ 80-85 हजार करोड़ है, तो काफी बड़ा स्केल का बिजनेस कर सकती है ये कंपनी। दूसरी बात इसमें एक ये है कि कैप्टिव बेस जो है रिलायंस ग्रुप का कस्टमर्स का, करीब 2 करोड़ के कस्टमर्स हैं उनके रिटेल में और जियो में, अगर मैं सबको मिला दूं तो एक स्टार्टिंग जो है वो बहुत बड़ा लॉन्च है, मतलब छोटा लॉन्च नहीं है। और तीसरी बात इसमें नीरज जी है वो है टीम की, क्योंकि आप अगर कोई भी क्रेडिट का, लेंडिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के बाकी बिजनेसेस तो जैसे हमने कहा बाद में आएंगे, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पर जो प्योर लेंडिंग है कमर्शियल और रिटेल की, उसके लिए आपको चाहिए बहुत सीजन्ड बैंकर्स जो एक पूरा क्रेडिट कल्चर, क्रेडिट प्रोसेस, कलेक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी सब सेट कर सके, एक बेस बना सके।
और उसके लिए मुझे लगता है केवी कामत जी का आना और उनके उनके निर्देशन में पूरा टीम का बनना भी एक बहुत अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल नीरज जी, मेरे हिसाब से तो जो रिलायंस के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा इवेंट है ये। एनालिस्ट का एस्टिमेट मैं देख रहा हूँ, उनके हिसाब से मैंने देखा है 100 से 150 रुपए पर शेयर का एस्टिमेट है। मेरा पर्सनल एस्टिमेट उससे भी ज्यादा है। तो आई थिंक ये रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि ये डीमर्जर होगा और ये उनको बोनस के रूप में शेयर्स भी देंगे। बिल्कुल। तो